वेलकम टू E2E स्टूडेंट्स। ये मेरा जो आज क्लास है ये मैटर इन सराउंडिंग्स क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर का 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में इस चैप्टर के ऊपर थियोरेटिकल बेसिस में जितने सारे चीज़ें वो डिस्कशंस किया जाएंगे और उसके बाद पार्ट 2 में एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशंस किया जाएगा। तो ये मेरा जो तरीका होगा ये एक नोट टाइप का है। ये इस नोट को आप भी घर पे नोट कर लेना, तो ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही अच्छे से काम आ जाएगा। और मैं इस चीज़ को समझाता भी जाऊंगा और हर एक चीज़ को एकदम ऐसे समझाऊंगा कि आपको बहुत इजी हो जाए, इवन आप सब कुछ समझ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेफिनेशन से। व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या है कि इन दिस यूनिवर्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज डिफाइंड एज मैटर। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड जिसका मास है उसी को हम मैटर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। अगर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस अगर ये तो फ्री स्पेस का बात हो रहा है, इसमें अगर प्रॉपरली कोई डायमेंशन होगा तो उस डायमेंशन में इससे आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वो इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जिसका वॉल्यूम एंड मास दोनों ही रहेगा उसको आप मैटर कह सकते हो। एग्जाम्पल के हिसाब से एयर, फूड, सैंड, स्टार, क्लाउड एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ आ जाएगा। चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, रबर, कुछ भी। तो एयर का एक्चुअली पार्टिकल है, तो पार्टिकल का मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, इसलिए एयर मैटर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। क्लाउड्स का भी पार्टिकल होता है, इसलिए वो मैटर के अंदर इंक्लूड होगा। फूड तो है ही, सैंड, स्टार्स ये सब तो है ही। और बाकी कुछ चीज़ जो आपको मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होते, जो आपका ड्रीम, विश, लव, इस टाइप का चीज़, कुछ भी चीज़ जो इमेजिनरी थिंग है, जो आप सपना देखते हो, जो आपका विश है कि मैं कार खरीदूंगा, इस टाइप का कोई भी चीज़, जो आपको प्यार व्यार है, ये सब मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को जो क्लासीफाई किए थे, इन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किए थे। इसको पंच तत्व बोला जाता है, जो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इस 5 चीज़ों में उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किए थे। बट मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफिकेशन किया 2 टाइप में। जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर 1 इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 इज केमिकल नेचर। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। इसमें केमिकल नेचर का कुछ भी चीज़ डिस्कशंस में नहीं आएंगे। और ऊपर में जो चीज़ मैंने एक चीज़ बताया कि ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये फ्री स्पेस था। अगर आप कोई डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, मतलब हाइट, लेंथ, ब्रेथ, तीनों इसका होगा, तो ये एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तब मास और वॉल्यूम दोनों आ जाएगा। जब भी कोई इस टाइप का टर्म आ जाएंगे तो इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं वो उसके यूनिट के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप ऐसे राइज टू ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, उसके साथ यूनिट मैंडेटरी है। तो हर एक चीज़ का यूनिट भी मैं नीचे आपको स्टार मार्क से उसको रिप्रेजेंट करता रहूँगा, आप वो भी नोट कर लेना। एज इट इज़ ऐसे ही नोट करते जाना, इसी के ऊपर ही आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड रिप्रेजेंट एज kg, एंड द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर एंड इज रिप्रेजेंट एज कैपिटल L। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वही फिजिकल नेचर है मैटर की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 टाइप के हैं। नंबर 1 इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर 2 particles of matter are very small. So first one, when salt or sugar is dissolved into the water, the particles of salt or sugar get into the space between particles of water, but the volume of the water remain unchanged. The salt or sugar should be taken into a quantity that can easily dissolve into the water at room temperature.
And the second one is few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. It's about 1000 ml. Similarly, 2 milliliter of Dettol when dissolved into the water. After repeated dilution, the smell still alive. So we conclude that the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. किस टाइप का, मैं और एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को कि देख लो, इधर एक बीकर ले लिया जो 100 ml की बीकर है. उस 100 ml की बीकर को मैंने आधा भर लिया वाटर से, क्लीन वाटर से. 50 ml क्लीन वाटर ले लिया. अब 50 ml क्लीन वाटर के अंदर एक या दो चम्मच वो ले लेना, शुगर और सॉल्ट. तो जब आप शुगर और सॉल्ट को उसके अंदर ऐड कर दोगे, उसके बाद स्टीयर करके मिला लो. उसको मिलाने के बाद जो सोल्यूशन आ जाएगा, देखना इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, आई मीन जो मार्क किए हो इसमें 50 ml का जो मार्क था वही 50 ml का मार्क ही रहेगा. आई मीन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा. लेकिन एक शर्त पर, कंडीशन यही है कि इस सारे प्रोसेस को आपको विद इन रूम टेम्परेचर के अंदर ही करना है और अमाउंट उतना ही लेना है जितना वो डिजॉल्व हो जाए. ना कि आप 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 10-12 किलो शुगर और सॉल्ट कुछ भी लेके इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, तब नहीं हो पाएगा. जितना वो इजीली डिजॉल्व हो जाए, 1-2 चम्मच ही डिजॉल्व हो पाएगा 50 ml पानी के अंदर, तो उतना लेके इस प्रोसेस को करना, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा. नेक्स्ट जो है, जो कैसे पता चलेगा कि मैटर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल. ये करने के लिए आप कुछ फ्यू क्रिस्टल का 1-2 क्रिस्टल ले लेना पोटेशियम परमैंगनेट की. तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जब लेते हो तब उसको पानी के अंदर मिला देना. सपोज 100 ml की एक बीकर के अंदर लेके उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देना. देखना कलर चेंज हो जाएगा. अब उस सोल्यूशन से आप फिर 10 ml निकाल लेना. 10 ml जब निकाल लोगे सोल्यूशन, फिर क्लीन 100 ml की वाटर ले लो और उसके साथ 10 ml मिला दो. देखना फिर वो कलर वापस आ गया. मतलब थोड़ा फेड हो सकता है लेकिन कलर रहेगा. इस प्रोसेस को आप जितना भी कंटिन्यू करता जाओगे, कितना भी कंटिन्यू कर लो, वो आपको कलर फेड होगा लेकिन कलर रहेगा. क्लीन वाटर का जो कलर है वो कभी नहीं आएगा, मतलब बहुत दूर तक भी नहीं आएगा. ये 1000 लीटर तक आपको कलर शो करेगा, वैनिश नहीं होगा टोटली. तो आप सोच सकते हो एक क्रिस्टल के अंदर कितना वो पार्टिकल था जो 1000 लीटर वाटर को भी वो कलरफुल कर दिया. तो यही है कि ये जो पार्टिकल हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जो अपना इमेजिनेशन के बाहर है. और इस सेम प्रोसेस हम डेटॉल लेके भी घर पे कर सकते हैं कि 2 ml डेटॉल ले लो सिर्फ और उसको पानी के साथ मिला लो और रिपीटेट करते जाओ. लेकिन देखना कि हमेशा डेटॉल का स्मेल कम हो सकता है भलाई, लेकिन आपका डेटॉल का स्मेल आएंगे जरूर. कम आएगा, वाला कम हो जाए कि स्मेल बहुत कम आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर. तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, कि पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड लास्ट वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये तीनों चीज मैं फिर डिटेल्स में समझा रहा हूं. अभी क्या है, अभी इस तीनों को मैं डिस्कशन कर लेता हूं. सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस है, ये तो हमने पहले ही 1-2-3 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताया. सेम एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको इधर डिनोट कर रहा हूं कि वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. Similarly, when make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. ये पहले भी हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इससे हम आराम से बोल सकते हैं कि particles of matter have space between them. Next point, particles of matter are continuously moving. Continuously moving ये पता करने के लिए क्या एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने चूज किया हूं. और एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक नया टर्म आपको आएगा जो टर्म काइनेटिक एनर्जी है. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. मतलब जब मूवमेंट होता है कोई भी पार्टिकल का, तब एक
काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। मतलब आपने कोई भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब एक उसका काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाएगा। तो ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में इनको एक काइनेटिक एनर्जी मिलता है। नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर होने से भी एक टेम्परेचर तो है, उस ऊर्जा से उसको एक एनर्जी मिलता है, वही है काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे, पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो कोई भी चीज का जो पार्टिकल है वो बहुत तेज भागेगा। सो वी कैन से दैट with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का तो एग्जांपल पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, और अभी जो नया बता रहा हूं वो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। जब क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप लेके दो अलग अलग ग्लासेस में, एक हॉट वाटर का ग्लास और एक कोल्ड वाटर का ग्लास, दोनों में डालोगे तब क्या देख पाओगे। देखो, ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, वी ऑब्जर्व पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। अब ये जो इंटरमिक्सिंग हुआ, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूशन। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। क्यों? जब हॉट वाटर का जो ग्लास हमने लिए थे उसके अंदर डिफ्यूजन जो वो बहुत जल्द होगा कोल्ड वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। डिफ्यूजन बिकम फास्टर, रीजन बीइंग इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? देखो कि डिफ्यूजन फास्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हुआ है। तो जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तब बहुत ज्यादा मिक्सिंग बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वो पार्टिकल तो बहुत हलचल मच जाएगी उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती, बस वो ज्यादा जब हलचल मचाएगी तब वो मिक्सिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, तो डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन भी फास्टर होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। Next point, particles of matter attract each other. Particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together, and this force of attraction varies from one kind of matter to other. तो हर एक जो पार्टिकल है इनके अंदर एक फोर्स एक्ट करता है, ये हमेशा रहता है। कोई भी एक मैटर के अंदर पार्टिकल का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होता है, लेकिन ये मैटर टू मैटर वेरी कर जाते हैं। मतलब हर एक मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो जितने भी मैटर है सबका अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वाटर का कुछ और है, और कोई लिक्विड कुछ भी सोल्यूशन ले लो, उनका सबका ही अलग अलग होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ये एग्जाम्पल को चूज किया हूं कि ओपन ए वाटर टैप, breaking the steam of water with your finger but prevent the steam of water remaining together। किस टाइप का मैं बता देता हूं एक बार। सपोज ये मेरा वाटर टैप है, इससे पानी आ रहा है, तो मैंने इस थंब से इस पानी को इधर ब्रेक किया, तो जब ये पानी गिरेगी ये नीचे जाके इधर आके स्टीम ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जब थंब से नीचे जाएगी, इस थंब से नीचे जब जाएगी पानी, तब वो स्टीम फिर दोबारा जुड़ जाएगी, है ना। ये इस टैप से पानी निकल, इस टैप, ये मान लो ये टैप है, टैप से पानी निकल रहे हैं, मैं इस थंब से पानी को रोक रहा हूं, तो रोकने के साथ साथ वो पानी कैसे आएगा, इस टाइप से स्टीम जो है ये थोड़ा बेंड हो जाएगी। बेंड होके बस जब बाद में निकलेगी फिर उंगली के नीचे से, तब देखना है स्टीम फिर एक होके निकल जाएगी। तो क्या है कि ये पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मतलब वो वाटर का पार्टिकल खुद को अट्रैक्ट करेगी, तो ये थंब के बाद वो फिर एक होके स्टीम एक ही लाइन में गिरेगी। यही है। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों ही है, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। और इसके ऊपर हमें आगे भी डिस्कशन भी करना है, डिटेल्स में डिस्कशन करना है। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। चलो आगे जाके इन तीनों को बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो मैं बता देता हूँ।
ठीक है, तो पहले जो है सॉलिड, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होगा। जैसे मैंने रिमोट ले लिया, रिमोट का एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट बाउंड्रीज है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। फिक्स्ड वॉल्यूम, इसको अगर आप कुछ भी कर लो तो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट है इसका कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी है, इसको आप कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हो, लेकिन इधर मैंने इसको नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी करके लिखा हूं, क्योंकि कोई कुछ सॉलिड का कुछ कंप्रेसिबिलिटी हो भी सकता है, लेकिन इस केस में कोई भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। ये खट टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं हो पाएगा। चाहे जो मार्कर पेन है ये भी सेम है। और रिजिड है, एक रिजिड बॉडी है। नेक्स्ट लिक्विड का नो डेफिनिट शेप, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जिस चीज में आप रखोगे, जो कोई भी कंटेनर, ग्लास हो चाहे कप हो, उसी का शेप वो शो होगा। और बाउंड्रीज भी वही है। फिक्स वॉल्यूम ऑब्वियसली होगा। वॉल्यूम क्या होगा कि ग्लास का कोई भी जगह रखोगे, जो कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम शो करेगी। लो कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन लो है विथ रेस्पेक्ट टू गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन लिक्विड के कम है। एंड नेक्स्ट फ्लूइडिटी क्या है, लिक्विड एक्चुअली फ्लो करता है, तो जितने टाइप के लिक्विड है वो फ्लो करने के टाइम पे उसको फ्लूइड बोला जाता है। तो फ्लूइड होने के कारण उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो फ्लूइडिटी आ जाता है। नेक्स्ट गैस की भी वही है, नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट बाउंड्रीज, नो डेफिनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई गैस जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को कोई एक छोटा सा सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर में डाल दोगे तो वो छोटा सिलेंडर में भी पूरा जितना जगह है वो घेर लेगी, और बड़ा सिलेंडर में डालने से भी बड़ा सिलेंडर, टोटल बड़ा सिलेंडर का सारे जगह को घेरेगी। तो इनका कोई वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता है, जैसे उनको दिया जाता है वैसे ही ये पूरा को पूरा घेरता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई एक सिरिंज लेके आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फ्लूइडिटी तो सेम है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट सॉलिड का कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे राबर। आप राबर को खींचोगे तो एक सर्टेन टाइम तक वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं खींचना है कि ब्रेक हो जाए वो। एंड स्पॉन्ज, इस टाइप की चीज जब फोर्स अब हटा दोगे तो ये अपने जगह पे वापस आ जाता है। शुगर, सॉल्ट, पाउडर, ये सब जब कोई जगह पे रखते हो, कोई एक ग्लास में या कप में कोई भी जगह रखते हो तो उनका वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर इन क्रिस्टल को आप हाथ में ले लो तो देखना हर एक क्रिस्टल, इंडिविजुअल क्रिस्टल का भी एक वॉल्यूम होता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज जो है एक सॉलिड है। लिक्विड का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सॉलिड जब आप मिक्सअप करते हो, मतलब डिफ्यूज करते हो, तो बहुत टफ होता है। जैसे कि आप आटा के साथ शुगर या चीनी को मिलाते हो तो वो बहुत जल्दी नहीं घुल मिलते हैं, मतलब बहुत टफ होता है। लेकिन जब सॉलिड के साथ लिक्विड मिलाते हो बहुत इजी हो जाता है, या लिक्विड बहुत इजी होता है। लिक्विड के साथ गैस भी इजीली मिल जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स can diffuse into liquids. Second point is the gases from the atmosphere diffuse and dissolves in water. These gases especially oxygen and carbon dioxide. और इसी कारण के लिए जो आप लोग देख चुके होंगे, कभी भी देखे होंगे कि जो एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट होते हैं वो जीवित कैसे रहते हैं। उनको जीवित रहने का यही कारण है कि उनको ऑक्सीजन भी मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। एंड इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड, ये भी बता दिया। नेक्स्ट है गैस के ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। कि आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर है, उसके अंदर बहुत सारे गैस को आप कंप्रेस करके भर सकते हो, ये आपको हैंडलिंग के लिए भी इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जैसे कि आपका खाना बन रहा है, गरम खाना, जो गरम खाना का जो भाप आएगी वो भाप आपको कुछ दूर से भी स्मेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो गैस के अंदर जब फ्लो होता है उनके पार्टिकल्स का स्पीड बहुत ज्यादा होते हैं, तो इतने फास्ट होते हैं कि वो ट्रैवल भी बहुत फास्ट ट्रैवल भी करते हैं, और इसलिए हमें स्मेल भी मिल जाती है। ठीक है, अभी शुरू कर रहा हूं मैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें पहले मैं इधर दिखा देता हूं एक बार। चेंज ऑफ स्टेट मैं पहले सॉलिड स्टेट लिया, उसके बाद सॉलिड को कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड
कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में। अब जो वाइस वर्सा भी होगा, लेकिन अभी आपसे फॉरवर्ड देख लेना, क्योंकि ये डिस्कशन, इसके अगले वाले डिस्कशन ओवी से फॉरवर्ड के ऊपर ही रहेगा। बाद में रिवर्स वाला वो बहुत छोटे पोर्शन में डिस्कशन किया जाएगी। तभी आइस के ऊपर मैंने हीट अप्लाई किया, आई मीन टेम्परेचर बढ़ाया आइस का। तो क्या होगा, आइस मेल्टिंग स्टार्ट होगा, आइस वाटर बन जाएगा। तो इस मेल्टिंग का कारण क्या है, सबसे पहले तो आइस के अंदर जो पार्टिकल था उस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, तब जाके वो मेल्टिंग स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ही ये मेल्टिंग स्टार्ट हुआ। और जिस पॉइंट से वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो बाद में मैं बताता हूँ, बैकग्राउंड से बताऊंगा, आप लोगों को देखने में इजी रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यही है कि अब जब आइस को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जब हीट अप्लाई करते हो, तब देखना आइस कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइस मेल्ट होके पानी में बदल जाता है, लेकिन आइस का टेम्परेचर कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जो एक हिडन हीट होता है, तो ये हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट से इस कॉन्सेप्ट से आया है आपको जो डेफिनेशन आया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो प्रोसेस है। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस into liquid at atmospheric pressure is called the latent heat of fusion। ठीक है, मैं बैकग्राउंड से इसको समझाता हूँ, तब लोगों को दिखने में इजी रहेगा, नोट करने में, नोट ऑब्वियसली कर लेना, नोट करने में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाई चांस कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से बोर्ड वर्क करके दिखाऊंगा, क्योंकि इधर बोर्ड वर्क करने का जगह ही नहीं है। ठीक, तो अभी क्या है कि on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। तो मैंने बता दिया kinetic energy increase होगा। The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles। ये ओवरकम कर लेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो एक स्टेज पे आ जाएगा जहां पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये मेरा डेफिनेशन आ गया, ऊपर वाला जो था वो कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273 केल्विन। केल्विन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट में 1 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट is changed to solid state into liquid state is known as fusion। When a solid melts, the temperature remains the same as the heat energy absorbed by the ice without showing any rise in temperature. It is considered that the heat gets hidden and is known as the latent heat। ये तो मैंने बता दिया, जो हीट हिडन रहता है, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, आपको आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो हिडन हो जाएगा, तो वही है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आएगा हमें डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज at its melting point is known as the latent heat of fusion, obviously at its melting point। नेक्स्ट हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा कि सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो सीजीएस यूनिट था वो अभी मैं उसको कन्वर्ट करूंगा तो एसआई यूनिट में 273 केल्विन बन जाएगा। हैव मोर एनर्जी क्यों है, पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट चुका है, ब्रेक होने के कारण पार्टिकल ज्यादा हलचल मच चुकी है, तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुकी है, दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये एकदम हम वाटर से वेपर में अभी जा रहे हैं। क्या है, एट a certain temperature a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। At this temperature the liquid starts changing into gas। एक कॉन्सेप्ट है। इस केस में क्या है कि आपका लिक्विड का जो वाटर पार्टिकल्स है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप हीट को कंटिन्यू रख रहे हो, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो तो हीट वाटर के केस में भी सेम होगा, इनका भी वाटर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कम होगा, ये एक टेम्परेचर के बाद, आई मीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, आई मीन गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट में जाके मैं बॉइलिंग पॉइंट और इनके साथ कंपेयर करके बता देता हूं। तो अभी जो है बॉइलिंग पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट को मैं एकदम शुरू से, जहां से मैं शुरू किया था कन्वर्जन, आई मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वहां से शुरू करता हूँ, थोड़ा उसके साथ कंपेयर भी कर लेता हूँ। मैं
क्या दिखाया था कि एक मैं सॉलिड था आइस को जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो इसके अंदर जो पार्टिकल था, पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मैटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था, तब जाके ये आइस पिघल के पानी हो गया था, तो जो आइस वाटर बन गया था। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का कम होने के बाद ही वो वाटर मिला था, और जिस पॉइंट से ये पिघलना शुरू हुआ था वो था मेरा मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो जिस पॉइंट से ये वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, तो अभी तो आपको पानी मिल गया, अब आइस को छोड़ दो। अब ये पानी का जिस पॉइंट से ये पानी वेपर होना स्टार्ट होगा, वही पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आई मीन आप जब टेम्परेचर इसको इंक्रीज कर रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जितने पार्टिकल है ये फिर भी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पानी के अंदर अभी बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये वाटर भी वेपरेशन स्टेट में पहुंच जाएगा और वो वाटर वेपर बन जाएगा। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वही पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। और कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड यूनिट में जो केल्विन है उसमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। नाउ अभी आ रहे हैं वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट, सेम एज जो फ्यूजन था। क्या है कि पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 Kelvin, I mean 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 प्लस 273, अब मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी होगा क्योंकि पार्टिकल ब्रेक हो चुका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तब जाके ये वेपर और स्टीम जो भी है ये बनी है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट कंक्लूजन वही है कि स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत इजी चीज है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कुछ नहीं है, बीच वाला जो स्टेट है वो नहीं रहेगा आपको, और वाइस वर्सा भी होगा। जैसे कि आपको कोई चेंजेस है, आप हीट अप्लाई कर दिया, हीट अप्लाई करके कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड से आपको लिक्विड नहीं मिलेगा, डायरेक्टली गैस स्टेट मिल जाएगा। और ये वाइस वर्सा भी है, मतलब अगर आप गैस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, ये लिक्विड स्टेट आपको मिलेगा नहीं। डेफिनेशन क्या है देख लो, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, when heat is applied on the matter like आप कैम्फोर ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, तो आप देखना कि इस केस में क्या होगा, जो सब्सटेंस अपनी लिए हो उसका स्टेट सॉलिड से वो गैस हो जाएगा डायरेक्टली, उसका लिक्विड स्टेट आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ऑब्वियसली अभी जितने हम लोग पढ़े हैं वो टेम्परेचर के ऊपर था, अभी जो आएगा इफेक्ट वो प्रेशर के ऊपर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर। आई मीन अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। गैसेस कैन लिक्विफाई इफ pressure is applied on it and simultaneously by reducing the temperature as well. I mean, आप प्रेशर को उसके ऊपर दे रहे हो तो कंप्रेस हो रहा है और उसके साथ आप टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हो, तब क्या होगा, ये लिक्विफाई लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो गैस टू लिक्विड आ गया, फिर आपने लिक्विड टू सॉलिड में पहुंच जाओगे। ऐसे ही प्रेशर को ज़्यादा करते जाना और टेम्परेचर को कम कर देना, तब आप सॉलिड स्टेट में पहुंच जाओगे। इसका एक एग्जांपल बाद में, जो हमें ड्राई आइस बोला जाता है, उसका एग्जांपल बाद में बता देता हूँ। चलो हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, इवेपोरेशन। ये बहुत ही हम लोगों का कॉमन एक टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है। मान लो एक लिक्विड का केस ले लो। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो आपने एक सरफेस के ऊपर बहुत ही कम, मतलब थोड़ा सा पानी रख दो तो ये हो जाएगा, क्योंकि इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, हायर काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। एंड जब ब्रेक
कर जाएंगे तब ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ये कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो at any temperature below its boiling point is called the evaporation. Rate of evaporation increase with एक तो surface area, number 2 temperature, number 3 humidity और नंबर 4 विंड स्पीड। जैसे सरफेस एरिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे एग्जांपल एक ही ले लेते हैं कि आप कपड़े सुखाते हो, कपड़े सुखाने का गीला कपड़ा एक जगह पे रख दो, सूखेगा नहीं, उसका सरफेस जब एक्सपोज कर दोगे तब क्या होगा, वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो केस वही है कि उनका जो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो ऑब्वियसली वही केस होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा और वो वेपोरेट होने में ईजी रहेगा। ह्यूमिडिटी के साथ जो ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट में जो आएगा वो है वही कि आपका आउटसाइड का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वही तो ह्यूमिडिटी है, मतलब एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट्स अगर रहेगा तो आप अगर कपड़े के सूखने दिए हो तो इनका वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर होके कहाँ जाएगा, तो उनको जगह ही नहीं मिलेगा। इसलिए इवेपोरेट होने के लिए ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। इसलिए देखना विंटर सेशन में कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, लेकिन अब जो जून जुलाई के महीने हैं इसमें नहीं सूखती है इतनी जल्दी। इंक्रीज इन विंड स्पीड होने से हवा चल रही है, तो ठीक है, हवा जब चलेगी तो हवा चलने के टाइम पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स आगे निकल जाएगी, मतलब हवा उनको लेके चले जाएंगे, एक फ्री स्पेस आपको मिल जाएगा, जिस फ्री स्पेस में आपका कपड़ा सुखाने के लिए हो तो उनका वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वेपर बन जाएंगे और एक्चुअली इवेपोरेशन हो जाएगा, बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। अब इवेपोरेशन कॉज कूलिंग क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो जब इवेपोरेशन होता है ऑब्वियसली एक एनर्जी लॉस होता है और उसका सराउंडिंग से ही वो एनर्जी को लेते हैं। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर को अपना हाथ के अंदर लिए हैं, आज के दिन में जो अपने दिन में 10-10 बार ले रहे हो, तो इस हाथ के पाम के अंदर लिए हो, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, जो इनका जो एनर्जी है ये रिगेन करेंगे। जो एनर्जी लॉस होगा, मतलब इवेपोरेट करने के बाद जो एनर्जी लॉस होगा वो रिगेन करने के लिए ये आपका सराउंडिंग पाम से लेंगे, हाथ से ही लेंगे। तो हाथ से लेने के कारण हाथ का टेम्परेचर, आपका फ्लॉम का टेम्परेचर कूल हो जाएगा। यही था कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पूरा चैप्टर जो मैंने समझाया इसको प्लीज़ नोट कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देना सर नोट कर लिया हूँ। बस ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे जाके भी ये पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में, एग्ज़ाम के टाइम पे भी बहुत हेल्प होगा। और एक चीज़ है कि मैं नेक्स्ट और एक पार्ट बना रहा हूँ, जिस पार्ट में आपको इसका क्वेश्चन आंसर का सारे एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक साथ आ जाएगा। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट जो जितने चैप्टर हैं सबको ऐसे ही पहले थियोरेटिकल पोर्शन में डिस्कशन कर लूँगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन हो जाएगा। पहले तो एनसीईआरटी कर लेते, उसके बाद बाकी सब देखा जाएगा। ठीक है।